हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु और अणु। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। कई आगे तक जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तक हम ये चैप्टर पढ़ चुके थे, जहाँ पर हमने उनके दिए गए जो पोस्टुलेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक, चलिए तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो सबसे छोटा यानी कि टाइनी पार्टिकल होगा, हमने क्या पढ़ा कि जो टाइनी पार्टिकल होगा यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या होगा हमारा परमाणु होगा, या एटम हम जिसे कहते हैं, परमाणु या एटम। ये क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, सबसे टाइनी यानी कि सूक्ष्म कण जिसे कहा जाता है, सूक्ष्म कण। ठीक, तो कई साइंटिस्ट ने ये थ्योरी आकर के दी थी। ठीक, ये थ्योरीज दी थी जहां पर जो डेमोक्रिटस ल्यूसिपस और ल्यूसिपस थे, उन्होंने क्या कहा था कि इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, यानी कि जिसको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, उसको एटम कहा जाता है। ठीक, चलो ये तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एटम के लिए क्या कहा था कि रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे हमारे जोसेफ प्रोस्ट और एंटनी लेवियोजर ने। दो हमारे साइंटिस्ट जोसेफ प्रोस्ट और एंटनी लेवियोजर, इन्होंने क्या कहा था, दो रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे, तो उनके अंदर क्या है, हमारे दो नियम है, जो कि पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ केमिकल और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है कि किसी बंद प्रणाली में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बस ये क्या करता है, अपना रूप एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ठीक, जैसे कि हमने ये पढ़ा C+O2 गिव CO2। अब यहाँ पर भी द्रव्यमान क्या है, मास क्या है 44U है। ठीक, जबकि यहाँ पर भी कितना है मास, यहाँ पर भी 44U है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन क्या है, सॉलिड स्टेट में है, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, एक मास तो दोनों में कांस्टेंट है, मास क्या है दोनों का सेम है, इधर भी इधर भी, तो कोई भी मास ना तो उत्पन्न हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, मास सेम ही है। और दूसरी चीज, ये सिर्फ क्या कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है, सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। कैसे, यहाँ पर देखो क्या है, ये सॉलिड है और यहाँ पर क्या है, गैसियस में है, गैस में। ठीक, चलिए तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला हमारा स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है कि इसको हम एग्जांपल के रूप से समझ सकते हैं, जैसे कि वाटर है, वो उसका रेशियो क्या है, 1:8 है, तो वाटर कोई भी हो हमेशा क्या होगा, उसका रेशियो 1:8 ही होगा। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या बताता है, यह बताता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में मौजूद होगा, हमेशा क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में मौजूद होगा, यानी कि उसका क्या होगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। ठीक, चाहे यौगिक स्रोत कुछ भी हो, अब यौगिक स्रोत कुछ भी हो, वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ठीक, चलिए तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी हमने पढ़ लिया था। अगला हम जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि वो एक गरीब वीवर फैमिली से थे, जहां पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में करी थी जब ये 12 साल के थे। उसके बाद जो है 7 साल बाद वो उस स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। फिर आगे जाके मैनचेस्टर में इन्होंने केमिस्ट्री की पढ़ाई करी, रसायनों के बारे में पढ़ा, फिर वहां से उन्होंने क्या पढ़ा, एटम के बारे में पढ़ करके ये कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके कुछ पोस्टुलेट उन्होंने दिए थे। चलिए तो क्या पोस्टुलेट है, क्या सिद्धांत उन्होंने दिए थे, वो हम यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, यानी कि हमने क्या पढ़ा था अभी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जो अभी हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, तो उसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम हमने पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? डाल्टन ने दिया। इन्होंने क्या कहा कि कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या कोई मिक्सचर हो, इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो ये किससे बना हुआ होता है, क्या होता है इसका कंपोजिशन, यानी कि क्या इसमें होता है, जो हमारा कोई क्या है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, तो ये किस चीज से बने होते हैं, क्या क्या इनका कंपोजिशन होता है? एटम। किससे बने होते हैं? एटम। द पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी, अब इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए, सिद्धांत उन्होंने दिए, वो क्या थे? सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया था, देखो सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, वो किससे बना है? एक टाइनी पार्टिकल से बना है, सूक्ष्म कण से बना है, जो कि क्या है? हमारा एटम है। ठीक, अब इसके उन्होंने कुछ पोस्टुलेट यानी कि सिद्धांत दिए थे, वो क्या थे? उन्हें एक बार हम पढ़ लेते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो किससे बने हुए हैं? जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो किससे बने हुए हैं? वो सारे ही सारे सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। वो सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? एटम कहलाया जाता है। तो कोई भी हमारा मैटर है, कोई भी पदार्थ है, हम ही क्यों ना हो, हम भी किससे बने? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, एटम से। ठीक, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वो क्या करता है? एक रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल पार्टिकल यानी कि विभाजित नहीं किए जा सकते जो पार्टिकल, एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, जिनको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि एटम्स क्या होते हैं? सबसे छोटे कण, जिनको क्या नहीं किया जा सकता? आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके बाद जो है वो जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो वो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक, अगला, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी गिवन एलिमेंट में, कोई भी अगर गिवन एलिमेंट में, उसका मास क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी, समान होंगी। ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो हमारे अलग अलग एलिमेंट होंगे उनके क्या होंगे? अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग मास होगा। एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब एटम जो है स्मॉल होल नंबर के रेशियो में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर है और किस तरीके जो हमारे किस तरह के हमारे एटम है, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट हमेशा होता है। ठीक, चलो, ये थे हमारे कुछ नियम। आगे दो इम्पोर्टेंट, सभी पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। पहला नियम कि जितने भी हमारे क्या है, जितने भी हमारा मैटर है, पदार्थ यानी कि मैटर, तो जो भी हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। इन कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये परमाणु ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक, अब परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। और वो क्या है? अविभाज्य है, यानी कि इनडिविजिबल है, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, और ना ही इन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, चलो, ये भी हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे थे कि एटम का साइज क्या होता है, एटम के साइज के बारे में। ठीक, यानी कि इसका नाप क्या होता है। देखो, अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आपको नोट करना है कि एटॉमिक रेडियस
इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटम की क्या है रेडियस है उसको जो है हम किस में नापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। 1/10⁹ कितना होता है, 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर कितना होता है, 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर कितना होता है, आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर, और 1/10⁹ इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1/10⁹। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए, तो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स, यानी कि जो भी हमारे क्या है एटम्स है वो किसी भी मैटर की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हमें कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर एक इस प्रकार से कोई भी बॉक्स बनाना है लकड़ी का, तो उसमें क्या है, उसको जब हम विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, जो सबसे छोटा कण होगा ना, तो इस कण से मिल करके जब ये वाले बहुत सारे कण मिले होंगे तब क्या बन रहे होगा, हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। फिर उससे हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस शेप में बनाएंगे इसको। ठीक, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एटम है हमारे वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि देखो, अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, इस प्रकार से कोई बिल्डिंग बनानी है, तो क्या बिल्डिंग ऐसे बन जाएगी, नहीं ना। क्या करते हैं हम, एक ईंट रखी, फिर दूसरी ईंट रखी, तीसरी ईंट रखी, इस प्रकार क्या करते हैं, ईंट रखते हैं, और ईंट रख रख के क्या बनाते हैं हम, दीवारें बनाते हैं, और धीरे धीरे क्या बन जाती है, हमारी बिल्डिंग बन जाती है। बिल्डिंग के लिए अगर हम कहें तो एटम क्या है, एटम क्या है बिल्डिंग के लिए, ये ब्लॉक है ना। ये जो ईंटें हैं, इन्हीं को रख रख के तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, इन्हीं को रख रख के तो जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो तैयार हो रही है। ठीक, तो वैसे ही हमारा क्या होता है, एटम होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु से भी मिल करके क्या बनती है, जो हमारा पदार्थ है वो तैयार होता है परमाणु से मिल करके। इसीलिए कहा जाता है परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट है। चलिए, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम, यानी कि एटम ही सारे पदार्थों का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अगला, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट कैन इमेजिन और कंपेयर विद। तो एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म वो होते हैं कि ना हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, ना ही हम उसकी किसी से तुलना कर सकते हैं। ना हम कल्पना कर सकते हैं, ना ही तुलना, कंपेयर यानी कि तुलना कर सकते हैं, जिसकी कल्पना और तुलना भी हम नहीं कर सकते कि वो इतने ज्यादा वो छोटे होते हैं। आगे बढ़े, मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। ठीक, यानी कि जितनी हमारे पास एक पेपर होता है ना, पेपर कितना पतला होता है, ठीक है, तो अगर मिलियंस ऑफ एटम मिल जाए तब जाकर के वो इतनी थिक लेयर बना सकते हैं, इतनी जो थिक लेयर है तब जाकर के वो इतनी थिक लेयर बना सकते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एटम कितने ज्यादा छोटे होते हैं। अब एटम की जो रेडियस है वो नैनोमीटर में नोट की जाती है। 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर, सॉरी, 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, और 1 नैनोमीटर 1/10⁹ होता है। ठीक, तो याद आपको रखना है 1 नैनोमीटर कितना होता है और 1 मीटर कितना होता है। ठीक, चलिए, अब आगे रिलेटिव साइजेस। अब कुछ यहाँ पर नाप है किसके, देखो, हाइड्रोजन का एटम, परमाणु, हाइड्रोजन का कोई परमाणु है, वो कितना होता है, 10⁻10 -10, 10⁻−10। एक अगर हम जल का अणु ले, H2O, जल का अणु क्या होता है, 10⁻⁹ ठीक, अगर हम कोई हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमारे रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितना होता है, 10⁻⁸। ग्रेन ऑफ सैंड, यानी कि रेत का एक छोटा सा कण है ना, एक छोटा सा जो कण हो, या एक छोटा सा हम बोले दाना, एक छोटा सा दाना, ठीक है, सैंड का यानी कि रेत का एक छोटा सा दाना, वो कितना होता है, उसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁴। आगे एंट यानी कि चींटी, चींटी हम कहें तो कितनी होती है, 10⁻³ उसका रेडियस होता है। और एप्पल यानी कि सेब, 10⁻⁻1 इसका रेडियस होता है। ठीक, तो ये क्या हमारे पास अलग अलग रेडियस हैं, तो इनको जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सबसे पहले आप ये लिख लेंगे,
फिर इसको आप अलग से क्या कर लेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे, फिर साथ में आप रिलेटिव साइजेस कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिख लेंगे। चलिए तो इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, लिख लेंगे इसको। हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जल अणु, हीमोग्लोबिन अणु, रेत के कण, चींटी और सेब। तो इस प्रकार ये इनका क्या होती है, साइज होता है, किसमें, मीटर में, ठीक है। किसमें हो रहा है ये, मीटर में। तो आपको ये ध्यान रखना है, चींटी का साइज जैसे कि 10⁻⁻3, ठीक। तो इस प्रकार से ये होता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, अब किस एलिमेंट का क्या सिंबल है कि क्या उसे हम डिनोट करते हैं। चलिए अब सिंबल एलिमेंट के बारे में जानना क्यों इतना जरूरी है, हम क्यों इतना एटम के बारे में, अभी हमने उनका साइज के बारे में पढ़ा, अभी हमने एलिमेंट के जो हमारे एटम है उनके सिंबल के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि उनके एलिमेंट जो बनेंगे उनके क्या सिंबल होंगे। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि जो हमारा एक परमाणु है वो तो बहुत छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि उसके होने ना होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसके बारे में हम पढ़े या ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है, ना ही वो हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में। देखो हम ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि एक परमाणु से ही मिलकर के क्या बना है, पूरा सब कुछ बना है। आज जो जितने भी हमारे पदार्थ है, जो भी मैटर है, यानी कि हम खुद भी सब क्या है, एक छोटे से परमाणु से मिलकर ही तो बने हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी स्टडी करना, इसके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो अभी हमने एटम के साइज के बारे में बात करा कि कौन से उसका साइज क्या होता है, ठीक। अब हम इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज अ सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन थे, जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने क्या यूज किया था, सिंबल को यूज करना स्टार्ट किया था, ठीक। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, one atom of that element. यानी कि जब वो कोई सिंबल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई क्या है, डेफिनेट क्वांटिटी है, ठीक। कोई क्या है, डेफिनेट क्वांटिटी है एलिमेंट की, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, इसका मतलब उस एलिमेंट का क्या, एक एटम, अगर ये है तो क्या, हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक। ठीक है। Berzelius suggested that the symbol of element be made from one or two letters of the name of the element. फिर जो ब्रेजिलियस थे उन्होंने क्या अपना सजेशन दिया, उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो एलिमेंट के नाम है ना, तो वो उनके पहले दो लेटर से मिलकर के बनना चाहिए, ठीक है, उनका सिंबल, ठीक। अगला, in the beginning the names of element were derived from the name of place where they were found for the first time. अच्छा तो शुरुआत में क्या होता था कि बिगिनिंग में क्या होता था कि जो एलिमेंट है उनके नाम कहाँ से डिराइव किए जाते थे, कहाँ से लिए जाते थे, वहां से लिए जाते थे जहां से वो हमें पाए जाते थे, जहां से वो मिले हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार वो जहां मिले थे उस जगह के नाम से उनके नाम को क्या कर रहे थे, पहले शो कर रहे थे, ठीक। उनके नाम से उनका नाम रख रहे थे, जहां वो पहली बार मिले थे उस जगह के नाम पे उनका नाम रखा जा रहा था। बिगनिंग में ऐसा हो रहा था। ब्रेजेलियस ने सजेस्ट किया कि एलिमेंट का नाम किसमें, किसके नाम पे लिखो, मेड फ्रॉम वन और टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, उसी एलिमेंट के एक या दो लेटर से मिला करके उसका नाम हमें लिखना चाहिए। ब्रेजेलियस ने ये सजेस्ट किया था, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं तो कैसे किया जाता था पहले सिंबल। देखो हाइड्रोजन के लिए सिंपल सा सिंबल था,
ये सिंबल हमारा कार्बन का, ये हमारा ऑक्सीजन का, ये फॉस्फोरस का सिंबल, सल्फर का, आयरन का। आयरन का देखो सिंपल है, कॉपर का भी सिंपल है सी, लेड का भी सिंपल है, सिल्वर का भी सिंपल है, प्लैटिना का भी सिंपल है। देखो मर्क्यूरी का इस प्रकार से स्ट्रक्चर था और गोल्ड का इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या दिए थे, हमें सिंबल्स दिए थे, ताकि इनकी स्टडी में क्या हो जाए, आसानी से हो जाए, स्पेसिफिक सेंस बने एक स्टडी करने का, अध्ययन करने का। तो इस प्रकार से पहले ये बना था। तो ये सिंबल कुछ आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सिंबल आपको याद कर लेने हैं कुछ कुछ, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंबल आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इनका IUPAC नेम यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो क्या करता है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए तो IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभार पूछी जा सकती है 1 नंबर का कि IUPAC की फुल फॉर्म बताइए, ठीक। इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट। एक ऐसी क्या है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, विच अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट, यानी कि जो क्या करती है, किसी भी एलिमेंट का नेम, सिंबल, यूनिट को क्या करती है, अप्रूव करती है। तो सब कुछ क्या किया जाता है, इनके द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न इन अपर केस, वो हमेशा अपर केस में लिखा जाएगा, और सेकंड लेटर ऑलवेज रिटर्न इन लोअर केस। जैसे कि हाइड्रोजन का तो नॉर्मल हाइड्रोजन है, कोबाल्ट का देखो पहला सी क्या होगा, अपर केस में होगा, लेकिन ओ क्या होगा, लोअर केस में होगा। वैसे ही एल्यूमिनियम का ए क्या होगा, अपर केस में, लेकिन एल क्या होगा, लोअर केस में होगा, ठीक। चलिए अदर सिंबल यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। चलिए अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। और कुछ सिंबल जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, एलिमेंट के लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, एलिमेंट के लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम से। जैसे कि कोबाल्ट अगर हम देखें और हम देखें कार्बन, तो कोबाल्ट का सी भी तो हो सकता था, लेकिन कार्बन का सी है तो कोबाल्ट का सी नहीं हो सकता, इसलिए कोबाल्ट का CO है, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे ही कुछ नाम जो है कहाँ से लिए गए, लैटिन या ग्रीक या जर्मन में जो इनके नाम है वहां से लिए गए हैं। जैसे कि आयरन, आयरन अगर हम देखें तो आयरन का या तो आई होता या तो IR होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। आयरन का क्या होता है, Fe होता है, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, फेरम। तो इसके लैटिन नाम फेरम से ये इसका नाम क्या है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, Fe है, ठीक। वैसे ही सोडियम, सोडियम है हमारे पास, ठीक। तो सोडियम का क्या होना चाहिए था, SO होना चाहिए था ना, देखा जाए तो S होता या SO होता, लेकिन S किसका होता है, सल्फर का होता है, तो S तो नहीं हो सकता था, S सल्फर का होता है, तो SO होना चाहिए था, ठीक। लेकिन हमारा सोडियम का नाम भी क्या होता है, Na होता है, ठीक है, क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है वो क्या है, नेट्रियम है, क्या है, नेट्रियम है। वैसे ही जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम का नाम P से या PO ऐसा होना चाहिए था, जबकि P किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है कि, क्योंकि उसका लैटिन नाम क्या है, अलग है। तो इसीलिए कुछ सिंबल्स के नाम जो कुछ जो है एलिमेंट्स के नाम जो है उनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम से भी लिए गए हैं उनके सिंबल के लिए, ठीक। जैसे कि सोडियम है, आयरन है और पोटेशियम है, ठीक है। चलिए तो ये आप जो है अभी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर एलिमेंट्स के नाम देखेंगे, और भी एलिमेंट्स के नाम देखेंगे कि कैसे कैसे इनके नेमिंग जो है हमने की हुई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए क्लास 10th 11th 12th आगे, ये जो है यहीं से आपको ज्यादातर पूछा जाएगा, यहीं से केमिस्ट्री की क्या होती है एक शुरुआत हम कहें, यही पीरियोडिक टेबल, यही एलिमेंट्स है, तो यही एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो हमें पता होने चाहिए। चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस प्रकार से हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए तो आगे कुछ एलिमेंट्स के देख लेते हैं सिंबल। जैसे कि हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए H है, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, और आप लोगों को 1 से लेके 20 तक सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल आपको याद करने हैं। देखो कैल्शियम के लिए Ca, पोटेशियम के लिए K, आर्गन के लिए Ar, क्लोरीन के लिए Cl, सल्फर के लिए S, फॉस्फोरस S, सिलिकॉन Si, अल्यूमिनियम Al,
मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, नियॉन Ne, फ्लोरीन F, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कार्बन C, बोरॉन B, बेरिलियम B, E, Be, ठीक है, बेरिलियम का Be। तो इस प्रकार कुछ तो इजी है इनमें, जैसे कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम आपको याद करना है क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम होता है, इसीलिए जो इसका सिंबल है S या SO ना हो करके Na होता है। ठीक, वैसे ही मैग्नीशियम तो इजी है, आप याद कर लें, एल्यूमिनियम भी आप याद कर लें, सिलिकॉन भी याद कर लेंगे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे ही इजी है। बाकी एक है यहाँ पर पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए पी नहीं लिखेगा कोई भी, आप कंफ्यूज मत होना। पी देखो फास्फोरस का है पी, ठीक, तो पोटेशियम का पी नहीं, पोटेशियम का क्या होता है, के होता है। ठीक, तो ये आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो याद भी कर लेने हैं, जैसे पोटेशियम का के, सोडियम का Na, इस प्रकार से। ठीक, चलिए, तो यही थे हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल। तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और ये आपको याद करना है 1 से लेके 20 तक के सिंबल। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2-3 चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने एटम के साइज के बारे में पढ़ा कि एटम का साइज क्या है। देखो, एटम की जो रेडियस है वो हमेशा किसमें मेजर होती है, नैनोमीटर में मेजर होती है। 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है 1/10⁹ ठीक, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1/10⁹ तो ये जो है कि एटॉमिक रेडियस जो है नैनोमीटर्स में मेजर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये भी याद कर लेने हैं, ठीक है, कि 1 मीटर कितना होता है। ठीक, चलिए, तो ये रेडिया यहाँ पर मीटर में दी गई है कुछ एलिमेंट्स की, जैसे कि हाइड्रोजन के एटम की, ठीक, जल के अणु के, हीमोग्लोबिन के अणु के, रेत के कण की, चींटी की, सेब की। तो ये कुछ एटॉमिक रेडियस यहाँ पर दी हुई है, ये आप याद कर लेंगे। ठीक, चलिए, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर सिंबल, एटम के सिंबल क्या होते हैं, फिर उनका IUPAC नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा, क्यों कुछ एलिमेंट्स का नाम जो है बिल्कुल ही उनके नाम से अलग होता है, क्यों कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो उनके नाम से अलग होता है, क्योंकि वो उनका लैटिन, ग्रीक या जर्मन नाम से लिए हुए होते हैं। क्योंकि एक जैसे जैसे कार्बन है और कैल्शियम है या कोबाल्ट है, ठीक, इनका सिंबल अगर हम सी ले लेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए कार्बन का क्या लिया जाता है, कार्बन का सी, कोबाल्ट का CO, और कैल्शियम का Ca। तो इस प्रकार से इनके सिंबल लिए जाते हैं, और पहला जो है हमेशा कैपिटल और सेकंड वाला हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, इससे अच्छे से आप याद कर लेंगे जो एलिमेंट्स है, इनके सिंबल जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कहीं पर भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।